आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि ये मेरी शादी का दिन था। मैं स्टेज पर तैयार हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबने दिल खोलकर मेरी तारीफ़ की थी। मैं अपने अपने बैठी हुई अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हज़ारों अरमान थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमान भी और खूबसूरत अंतर्वाज़ी ज़िंदगी का ख्वाब देखा था। मगर मेरा ये ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब मेरी शादी मेरे बहनोई से तय कर दी गई थी। ऐसा नहीं था कि वे उम्र में मुझसे बहुत ही पढ़े लिखे थे और खूबसूरत जवान थे, मगर मैंने उन्हें हमेशा बहनोई के रूप में कबूल किया था। मेरी बाजी फरहाना का इंतकाल के बाद जब उसकी सास ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता किया तो उन्होंने मुझसे पूछा बगैर यहाँ करती कि इस बात का मुझे पता चला तो मैंने उनसे बहुत ही नाराज़ हुई और बहुत ही दिनों तक घर वालों से बोलचाल बंद कर दी। एक रोज़ मेरी माँ मुझसे मेरे पास बुलाया और कहा, बेटा हम सब तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बड़े में कोई गलत फ़ैसला नहीं कर सकते। अजहर एक अच्छा, खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लालची नहीं है और अच्छा कमाता है। तुम सिर्फ अपने इस वजह से उससे शादी करने से इनकार कर रही हो कि वह तुम्हारी बहन का साथ 2 साल शादीशुदा ज़िंदगी गुजार चुका है। कभी कभी वक्त बदलने के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, फिर भी अगर तुम इनकार करना चाहो तो मैं आज ही अजहर की माँ को फ़ोन करके इनकार कर दूँगी। तुम रात तक मुझे अपना फ़ैसले से आगाह कर देना। मेरी माँ ये कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई और अपने कमरे में मेरे कमरे में मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो वह मारिया की कॉलिंग लिखा हुआ जगमगा रहा था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो मैं अपनी परेशानी का जिक्र अपने दोस्त से करके कोई अच्छा मशवरा मांग लूँगी। लेकिन कल यश के आने के बाद मेरे होश उड़ गए जब मारिया ने मुझे रोती हुई बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और साथ ही उसका कीमती जेवर भी छीन लिया है। अब उसके घर वाले उसके लिए बहुत ही परेशान थे। वे कानूनी तौर पर मसाले का हल करने का सोच रहे थे। ये तमाम बातें सुनकर मैं जो अपनी परेशानी भूल ही चुकी थी, उल्टा मारिया को तसल्ली दिलासे देने लगी, जिसने अभी 6 महीने पहले पसंद की शादी की थी और इतने कम वक्त में ऐसे भयानक नतीजा देख लिया था। उसकी पूरी दास्तां सुनकर मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि दुनिया बहुत ही बहुत फरेबी है और बड़ों के फैसले पर सर झुका देना ही अक्लमंदी है, क्योंकि वे अपने तजुर्बे की रोशनी से बेहतरीन फ़ैसला करते हैं। और मुझे अपनी माँ का फ़ैसला 100% दुरुस्त फ़ैसला महसूस होने लगा और मैं इस वक्त अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई और उन्हें कहा, माँ अज़हर से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। माँ जो किचन में खाना बना रही थी मेरे मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान और खुश हो गई। साथ ही उन्होंने मुझे गले से लगाकर मेरी परेशानी चूमी और मुझे बहुत सी दुआएं से नवाजा। माँ को खुश देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया था। फरहाना बाजी को हमेशा मैंने शादी के बाद खुश और संजे सवरे ही देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर ना था। अपनी शादी के बाद पहली बार मैंने उनके कमरे में दुल्हन के रूप में कदम रखा था तो दीवार पर लगी अपनी बहन की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही मैं उसके करीब आई और बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी जल्दी इस दुनिया से मुंह मोड़ गई हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुम अपनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में डालने के लिए ही दुनिया में आई हो। ये कहकर एक प्यार भरी नज़र उसकी तस्वीर पर डालने के बाद मैं अपने इस बेड पर आकर बैठ गई। अब मुझे अजहर का इंतज़ार था। आने वाले हसीन लम्हा का सोच कर ही मैं शर्म से सिमट रही थी। उस वक्त दरवाजे की नोक घूमने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने नज़र झुकाकर घूंघट गिरा दिया। अजहर चलते हुए बेड के करीब आए और जिस तरह से अंदर दाखिल हुए थे इस तरह से खामोशी से वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने हैरान होकर अपना चेहरा बाहर निकाला तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने लगी मेरी बाजी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ डर के वहीं बैठी रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझ गई थी कि अजहर 1 साल बाद भी बीवी की मौत का दुख नहीं भूल सके हैं। उन्हें इस वक्त मेरे दिल जो कि हर ज़रूरत थी, मैं ये सोचकर अपनी जगह से उठी और उनके पीछे चली गई। मैं उन्हें तसल्ली के 2 बोल कर उनको बहलाना चाहती थी।
ताकि फिर हम दोनों एक दूसरे का बड़े प्यार से बात कर सके। मैं कमरे से बाहर निकलकर बराबर वाले कमरे में जाने लगी, लेकिन मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे अपने भारी और कामदार लिबास से उलझन होने लगी। सुबह से रात तक मैं आराम करने की वजह से नींद में आने लगी थी। मैं अपना लिबास संभालते हुए कमरे में वापस आई और कपड़े बदल कर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो अजहर बैठकर बेड के किनारे हुए बैठे थे और मेरी सास उनसे नाश्ते का पूछ रही थी। नई ज़िंदगी की नई सुबह मुबारक हो बेटे, ने प्यार से पिछली रात की बदकिस्मती को भूलकर मैं मुस्कुरा दी। इस वक्त मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी बाजी की तस्वीर पर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही है। मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था, सो मैं फ़्रेश होने चली गई। मैंने और अजहर ने अपने कमरे में बड़े खुशगवार माहौल में नाश्ता किया था। उसके बाद अजहर के पीछे कुछ दोस्त मिलने आए तो मैं उनके साथ चले गए और जबकि मैं तैयार होने लगी, पूरा दिन मेहमानों से मिलने में गुजर गया। अब मैं अजहर का रवैया देखकर उम्मीद की थी हम करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ लेंगे, मगर रात हुई और उनका इंतज़ार करने लगी तो मुझे सख्त मायूसी हुई, क्योंकि पिछली रात की तरह आज रात भी अजहर कमरे में आए और बाजी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं परेशान सी बैठी हुई उन्हें देखती रह गई। मुझे उन पर रहम आने लगा था। साथ ही बाजी की किस्मत पर रश भी था, जिसने इतनी चाहत करने वाला पति मिला था कि उनकी बुलाया ही नहीं कर रहा था। कि खैर, मैंने कमरे से निकली और अजहर को पीछे दूसरे कमरे में जाने लगी तो वे कमरा लॉक कर चुके थे। मैं बेबसी सी वहीं खड़ी रह गई। अंदर से अजहर के बोलने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे ही वे किसी से बातें कर रहे हो। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो चाहा तो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मेरी सास मुझे देखकर वहाँ पर नज़र आई। उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों खड़ी हो यहाँ पर। मैं अब क्या बताती कि मैं नई नवेली दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही हूँ वह उससे जान छुड़ाकर खुद को दूसरे कमरे में कैद कर चुका है। वह खुद ही मेरे चेहरे से समझकर कहने लगी, फिक्र न करो, कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूसी भरे कदमों से अपने कमरे में वापस आ गई और बेड पर लेटकर अजहर और बाजी की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। हम दो बहनें थीं। फरहाना बाजी मुझे 2 साल बड़ी थी। हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश बहुत ही प्यार और मोहब्बत से की थी। ज़ुबान में कोई फरमाइश करती तो पूरी हो जाया करती थी। फरहाना बाजी की पढ़ाई का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो उनके लिए एक रिश्ता आने लगा, मगर हमारे वालिदैन इस मामले में किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल ना थे। सो उन्होंने फ़ैसला करने का इख्तियार बाजी को सौंप दिया। और जब मेरी माँ ने दोस्त के बेटे अजहर का रिश्ता आया तो मेरी माँ बहुत ही खुश हुई और उनकी खुशी देखकर बाजी ने हाँ कर दी, क्योंकि अजहर को बहुत ही पसंद था और अजहर ने खुद फरहाना बाजी को एक शादी में देखा था। मैंने उनकी शादी को बहुत ही इंजॉय किया था। इकलौती साली होने की वजह से मुझे ख़ास अहमियत हासिल थी। मैंने अक्सर अपनी बाजी को अजीब कशमकश में कई घंटे वॉक करते बाहर टहलते हुए देखा था। मैंने जब भी उनसे पूछने की वजह जानी तो वह कह देती कि कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही बाहर टहल रही हूँ। और मैं इस बार जिक्र अपनी माँ से किया तो वह भी हंसकर बोली कि पगली, उनके घर में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता ही है। बाजी जब भी मिलने के लिए आती तो बहुत ही सजी सवरी और खुशहाल होती, इसलिए मैंने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये बात दिल से निकाल दी। मगर एक बार रात के वक्त अजहर बाजी को रात रोकने के लिए हमारे घर छोड़ने आए तो मुझे उनका अंदाज़ा बिल्कुल अजीब सा लगा था, जैसे वे नशे में हो या फिर नींद में जल्दी भी थे। बाजी को ड्रॉप करते ही गाड़ी से उतार कर ले गए। मैंने बाजी से इस बड़े से पूछना मगर जब भी मैं उनके कमरे में गई तो वे नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और अपने कमरे में वापस चली गई। अगली सुबह जब मैंने ये बात बाजी को बताई, वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं, बस हमारी छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, इसलिए वह अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन लेने के लिए भाई लेने आ गए। उनसे माफ़ी मांगी। बाजी की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी जा रही थी, मगर अचानक कुछ महीने बाद ही उनकी मौत की खबर हम सब के दिल पर बिजली बनकर गिरी। सास ने कहा कि बाजी को एकदम साइन में दर्द उठा है, जो शायद हार्ट अटैक था, जिसकी वजह से वे बच न सकी। हमारा इस सदमे से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, मगर जालिम वक्त तो हर दुख में पर हम रख ही देता है। सो कुछ वक्त गुजरा तो हम भी अपनी मालूमात लेट ज़िंदगी में वापस आ गए। मेरे पापा ने मेरी शादी अजहर से कर दी ताकि मैं भी बाजी की तरह उनके साथ खुश रह सकूं। मगर रात होते ही बाजी की तस्वीर दूसरे कमरे में ले जाकर अजहर उनसे बातें करती। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, मगर अभी तक ये मौका न मिल सका।
कल अंधेरे कमरे में फरहाना बाजी की सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में दोनों हाथों को इधर उधर घुमाते हुए बाजी को छूने की कोशिश कर रही थी। आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही? आकर मैंने कहा तो वे रोती हुई बोली, तुम मुझे तभी कभी भी खुद सकोगी। अगर मुझे इंसाफ दिला दो तो सिर्फ तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकती हो। इससे पहले कि मैं उस पर गौर करती और कोई सवाल पूछती, मेरी आँख खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था, शायद लाइट जा चुकी थी। ये किसी खराबी की वजह से बंद हो गई थी। मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग चुका था और मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी, मगर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मेरे जहन में तो बस अपनी बहन के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई थी, मेरी बहन बहुत ही नेक थी। वे 5 वक्त की नमाज़न थी और इबादत करती थी। कई बार मैंने उसे पढ़ने भी देखा था। अगली सुबह बराबर वाले कमरे में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। उस कमरे में अलमारी के सिवा कोई दूसरा सामान ना था। मैंने अलमारी खोली तो दवाओं की खाली रैक पर मेरी नज़र से गुजरे थे। मैंने उन्हें उठाकर उलट पुलट कर देखा। वे शायद बाजी की दवाइयाँ थी, क्योंकि मैं अक्सर उनके बैग में देखा करती थी। पहले तो मैंने ध्यान ना दिया, मगर उस दवा का नाम पढ़कर मैं चौंक गई। मैं समझी शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, सो मैं वे रैपर वहीं रख कर अलमारी बंद करने लगी तो एक छोटा सा शॉपिंग बैग ऊपर वाली दराज से मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसे उठा कर देखा तो वह नशा अगर दवाओं से भरा हुआ था। मुझे बहुत ही हैरत हुई और मैंने वह बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो अजहर बेचैन से इधर उधर टहलने लगे, जैसे उनकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई हो। मैंने उनकी बेचैनी महसूस कर ली, लेकिन मैं साफ नज़रअंदाज कर गई, क्योंकि अगर वे नशा का इस्तेमाल करते थे तो एक अच्छी बीवी होने के नाते मैंने उनकी आदत ख़त्म करनी थी। शायद इसलिए बाजी भी उनकी दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थी ताकि उनकी आदत छुड़ा सके। मैं जानती थी कि उनकी पसंदीदा डिश कढ़ाई गोश्त है, सो मैं किचन में बनाने के लिए चली गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मर्द के दिल का रास्ता अगर होकर गुजरा है तो मैं आज अजहर इस बात पर अमल करके अजहर के दिल जीतना चाहती थी। बाजी अजहर का मूड बेहतर करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश ज़रूर बनाती थी। मैंने खाना बनाने के बाद मुलाजिम से टेबल सेट कराया और हम डिनर करने लगे। अजहर को खाना बहुत ही पसंद आया था। उन्होंने पेट भरकर खाना और दिल खोलकर तारीफ़ की। क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने पर तोहफ़ा लेना चाहोगी? अजहर के सवाल पर मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा, और सवाल से ज़्यादा उनका पूछने का अंदाज़ अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी इस बात का सास को मौजूदगी में क्या जवाब दूँ। मैं खामोश रही। एक बार फिर नज़र से अजीब से अंदाज से अपना सवाल दोहराया तो मैंने जल्दी से मुझे काम से किचन में भेज दिया। मैंने खिड़की से देखा तो वह अपने बेटे को धीमी आवाज़ में जाने क्या कह रही थी। मुझे अजहर से इस तरह का रवैया बहुत ही अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके सास से बात की और उसे बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है, फिर आपने उसे जैसे शख्स के लिए मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की? वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन और उसकी बीवी की मौत के सदमे ने उसे दिल दहला कर रख दिया है और अपने गम को भूलने के लिए वो इस सब में मुब्तला हुआ है। मैं उसे समझाऊंगी। मैंने रात से फिर से सोने के लिए आंखें बंद की तो बाजी की रोती हुई सूरत सामने आई। वो मुझे इंसाफ मांग रही थी। आखिर कैसे इंसाफ? बाजी को ख्वाब में तड़पता देखकर मैं बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। ये कहानी मेरी बाजी की मौत का हादसा थी या फिर कुछ और? मैं साथ से बताया कि जब बेबाजी से को अटैक हुआ तो उन्होंने अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत थी कि मैंने अपने कमरे का छान मारा कि मुझे अस्पताल की भी रिपोर्ट मिल जाए जिसमें बाजी की मौत डिक्लेयर की गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले, मगर कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह पति के घर से बाहर जाते ही उसको कमरे की सफाई की बहाने मैं वहाँ भी देख लिया, मगर कुछ हासिल न हुआ। अब सिर्फ सास का कमरा रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अलमारी में से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें बाजी की मौत की वजह लिखी हुई थी। दिल का दौरा लिखा हुआ था। ये अपनी आंखों से पढ़कर मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आ गया और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि मैं अपने घर वालों पर शक कर रही हूँ
और साथ वक्त गुजरने के साथ साथ एक रात मैंने यूं ही देखा कि जब वह दूसरे कमरे में अंदर गए और तो उसके हाथ में एक नहीं दो तस्वीरें वाला फ्रेम था और दूसरा शायद नया बनवाया गया। अगली रात को मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली और फिर सोने की एक्टिंग करने लगी। आज रात मैं बहुत ही ज़रूर बेच जाने लगी थी, जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे अज़हर कमरे में आए और बाजी की तस्वीर हाथ में लेकर कुछ देर रुकी कर मुझे देखते रहे, जब तक कि उनको यकीन ना हो गया कि मैं सो चुकी हूँ। उसके बाद उन्होंने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा था और जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए मैं उठकर उनके पीछे गई। वो मुझे सोता देखकर कमरा लॉक किए बगैर ही दूसरे कमरे में मौजूद चले गए और कुछ देर गुजरी तो मैं दबे आवाज़ कदमों से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बराबर वाले कमरे के सामने चली गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वो खुलना चला गया। मैंने कमरे में चुपके से झांक कर देखा तो बाजी की तस्वीर पर झुकी बातें कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे। उनकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरी प्यारी शहज़ादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेलापन महसूस करती होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और मैं बहुत जल्द तुम्हारी तन्हाई दूर करने वाला हूँ। तुम्हारी कब्र के बराबर वाली कब्र पसंद भी कर चुका हूँ। बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये कहकर अज़हर ने एक दूसरी तस्वीर अपनी गोद में उठाकर बाजी की तस्वीर के साथ मिलाकर रख दी और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। वह तस्वीर तो मुझे नज़र नहीं आई, मगर उसके दिल दहलाने वाली बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आई और बेड पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं पैदल ही सफ़र तय करके आई हूँ। मैं बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। अगर खुदकुशी का सोच रही थी तो बाजी के पास जाने का सोच रही थी। बाजी के साथ शायद वे दूसरी तस्वीर उन्हीं की थी। मुझे अगर पहुंचने पहले रोकना था। सोचते सोचते काफ़ी डर के बाद मेरी आँख खुली तो बाजी की बात करती हुई आवाज़ ने फिर से मुझे अपनी तरफ मुब्तला कर लिया। मुसलसल इंसाफ का तकाजा कर रही थी। मैंने ख्वाब में ही उनसे इंसाफ दिलाने का वादा किया तो वे मुस्कुरा दी। उठकर मैं उलझ कर रह गई थी। बाजी का मामला तो अपने आप ही मिट हो जाता। फिर दोबारा से बाजी ख्वाब में आ गई। अब मैंने हर सूरत अपना वादा निभाना था और मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना। सो मैं रात के पिछले पर उठकर हालात के जायज़ा लेने लगी। मैंने उठकर दूसरे कमरे की तरफ जाकर कुछ जानना चाहा, मगर वहाँ अंधेरे का रास्ता था। अगर शायद लाइट बंद करके सो चुके थे। अगले दिन मेरी आँख खुली मैं खुली उठी और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी तो वे वहाँ नशे वाला बैग गायब हो गया। मैं और दूसरे कमरे में गई तो ताकि अलमारी चेक कर सकूं, मगर अलमारी के लॉक दरवाजे का मुंह देखकर मैं पीछे हट गई। यकीनन अज़हर ने ही कार्रवाई करी होगी। वे बाजी के पास जाने के प्लान बना रहे थे। मैं मायूस कमरे से निकली तो मेरी सास परेशानी से देखकर मुझे हैरान रह गई और मुझसे कहने लगी, बेटा तुम्हारे फ़ोन में क्रेडिट है तो प्लीज़ मुझे डॉक्टर साहब का नंबर मिला के दे दो। सर दर्द से फटा जा रहा है, कुछ मशवरा कर लूँ। मैंने देवदारी से सर हिला दिया और उनके हाथ में उनका फ़ोन लेकर उनको बताया हुआ नंबर मिलने लगी। दूसरी बात पर कॉल रिसीव की गई। मैंने अपना फ़ोन उन्हें पकड़ा दिया, मगर उससे पहले मेरा हाथ रिकॉर्डिंग के बटन पर टच हो गया। उनके हाथ में एक पिज़्ज़ा बॉक्स था। उन्होंने भी मेरी चांद से बढ़ाया और बोली, ये मैं ख़ास तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूँ। मैंने पिज़्ज़ा उनके हाथ से ले लिया। मुझे शहीद भूख लग रही थी। मैंने वे पिज़्ज़ा खा मैं बहुत ही पिज़्ज़ा की दीवानी थी। अज़हर की बात सुनकर उठकर दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं पिज़्ज़ा और मोबाइल हाथ में लेकर बेड पर बैठ गई। मैं मोबाइल से अपने पसंदीदा रिकॉर्डिंग सुनने जा रही थी कि मेरी नज़र सुबह वाले रिकॉर्डर पर पड़ गई। मैं सुनना तो नहीं चाहती थी, मगर वो गलती से टच हो गया और मैंने सोचा कि सुन लूँ कि डॉक्टर भी ऐसी क्या ख़ास बात करती है। मैंने प्ले की तो सुनकर हैरान रह गई, बल्कि हैरान तो शायद बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी सास कह रही थी कि डॉक्टर साहब आपकी दवा तो अज़हर पर उल्टा असर कर रही है। मेरी बड़ी बहू की जान लेने के बाद वे छोटी की भी करने की प्लानिंग कर रहा है। लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद आपके इलाज का उल्टा असर हुआ है। मेहरबानी करके मेरा पैसा वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये मेरी सास की आवाज़ थी
जो डॉक्टर से ऐसी बातें कर रही थी, उसे धमकी दे रही थी, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से उसने कहा कि मत भूलो सलमा साहिब कि मैं इस बात के अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि आपका बेटा एक नॉर्मल इंसान नहीं है और ये मरीज़ होने के साथ साथ एक कातिल भी है और अपनी बीवी का कत्ल कर चुका है। अच्छा होगा कि आप मुझे तमीज़ से बात करें, वरना आपका ये राज फास्ट हो जाएगा। और हाँ, मेरी दवा ज़रूर याद रख ले आइएगा, मैं दवाइयाँ तब्दील कर दूँगा, सब सेट हो जाएगा। आगे भी सब कुछ ठीक चल रहा था और वे दोनों बातें कर रहे थे, मगर इतना सुनने के बाद मैं तो जैसे सुनने और समझने की क्षमता भी भूल ही चुकी थी। सदमे से मेरा बड़ा बुरा हाल था। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन उस ख्वाब में आकर मुझसे किस इंसाफ का तगाज़ा कर रही है। मैंने मोबाइल को ऐसे ही तकिए के नीचे रखा और दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी तो अज़हर बेचैनी से सामने खड़े थे। तुम सोई नहीं हो, उसने अपनी गहरी नज़र मेरे चेहरे पर जमा कर कहा था। तो मैं खुद को संभालते हुए बोली, बस सोने ही जा रही हूँ। उसने फिर सवाल किया कि तुम पिज़्ज़ा खा चुकी हो? मैंने सर हिलाया और बोली, हाँ, बहुत ही मज़ेदार था। ये सुनकर उसका चेहरा खिल गया था और वह वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और साथ ही मेरा जज्ब ख़त्म हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। बहुत ही देर तक यूं ही बेहाल सी बैठे रहने के बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और उठकर तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और अपने पापा को फ़ोन करके उन्हें सारी बात बता दी। उनके लिए भी इन सारी बातों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। मेरे बाबा ने मुझे तसल्ली दी और पुलिस को कॉल करने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त मेरी अपनी जान भी खतरे में थी। मैंने फ़ोन बंद करके अपने आंसू साफ़ किए और पुलिस को कॉल कर दी और पूरी बात बताने के बाद एड्रेस समझा दिया। आने वाले वक्त का सोचकर मेरा दिल बहुत ही डर रहा था, लेकिन अपनी बहन की तड़पती रूह को इंसाफ दिलाना और अपनी जान बचाने के लिए ये काम उठाना ज़रूरी था। कुछ ही देर बाद पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारकर अज़हर और उसकी मां को गिरफ़्तार कर लिया। अज़हर, जो मुझे मुर्दा हालत में देखने के लिए उस रात खुशी से टहलते हुए मेरे कमरे का इंतज़ार कर रहा था, अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए पुलिस को आता देखकर हैरान रह गया। मैंने अपनी सास की कॉल रिकॉर्डिंग उनका कैसे अदालत में चलाया और अज़हर को पागल खाने भेज दिया गया। अज़हर खूबसूरत लड़कियों के साथ नफ़रत करता था। जाली डॉक्टर के साथ मेरी सास को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई। इस डॉक्टर ने बाजी की झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। सास ने जाली और लालची डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए अपने लक्ष्य अति बेटे की शादी ये सोचकर कर दी थी कि जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरे लिए अब वे वहाँ कुछ बाकी ना बचा था, तो मैंने अपने वालिदैन से कहकर अदालत के ज़रिए अज़हर से तलाक़ ले ली। मेरे वालिदैन ने मुझे तलाक़ दिला दी और मुझे गले से लगाया और एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे माँ बाप को इस बात का एहसास अच्छी तरह हो गया था कि रोती हुई बेटी का दुख तो सबको नज़र आ जाता है, मगर हंसती हुई बेटी की ज़िंदगी के दुख को समझ लेना ही असल बात है। अगर वे इस बात को पहले समझ लेते तो शायद मेरी बाजी के साथ यह हादसा पेश ना आता। मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू किया और पूरी तालीम हासिल करके अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब मेरी बहुत ही अच्छी जॉब है और अपने माँ बाप के घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। गुजरा हुआ वक्त एक बुरे ख्वाब की तरह भूलने की कोशिश कर रही हूँ। याद अच्छी हो या बुरी, भूलने में वक्त तो लगता ही है और मैं जानती हूँ कि एक रोज़ मैं सब कुछ भूलने के में कामयाब हो जाऊँगी। अपनी बाजी को ख्वाब में हंसता मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है और मैं साथ ही ये सब सोचकर दिल का सुकून हो जाता है कि मैंने उसने इंसाफ दिलाया है और ये उनकी याद एक प्यारी सी मुस्कुराहट की सूरत मेरे चेहरे पर आबाद रहती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की अच्छी और सबक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।